नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 से। तो किसका? आर डी शर्मा से है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है चैप्टर का नाम और एक्सरसाइज है 5.6। 57 तक का हम लोग लगभग हर क्वेश्चन को कर चुके थे। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे 58 से। तो इससे पहले कि 58 से स्टार्ट करें, बस एक छोटा सा बात ये बोल देना है कि जिन बच्चों को ये लग रहा है कि उनके पास में आर्थिक संकट है अभी कुछ समय के लिए या लंबे समय से ही है, और अगर वो आर डी शर्मा जैसे बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आकर के फ्री में पढ़ सकते हैं। बस कंडीशन उनके साथ ये होगा कि उनको जो दिया जाएगा होमवर्क वो उनको कंप्लीट करना होगा। ये रिक्वेस्ट है मेरा उनसे कि वो होमवर्क तभी तो मुझे भी पता लगेगा कि वो पढ़ाई के प्रति एग्रेसिव हैं। अगर आप पढ़ाई के प्रति आज अगर एग्रेसिव रहिएगा तो आने वाला टाइम पे ये आपका मेहनत को कहीं ना कहीं कम करने का काम करेगा। खैर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 से स्टार्ट करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? 58 नंबर में बोल रहा है ए थिफ आफ्टर कमिटिंग ए थेफ्ट। एक चोर है जो चोरी करने के बाद रन्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। वो 50 मीटर पर मिनट के यूनिफॉर्म स्पीड से भागना शुरू करता है। आफ्टर 2 मिनट के बाद ए पुलिसमैन रन्स टू कैच हिम। 2 मिनट के बाद पुलिस उसको कैच करने के लिए भागता है, यानी कि पकड़ने के लिए भागता है उसके पीठ पीछे। ही गोज 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट। वो 60 मीटर जाता है पहले मिनट में। एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाई 5 मीटर पर मिनट। और 5 मीटर पर मिनट के स्पीड से वो अपने आप को इंक्रीज़ कर लेता है। यहाँ पे दो बातों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चोर है वो 50 मीटर के कंटिन्यूस स्पीड में वो भाग रहा होता है, और जो पुलिस है वो 60 मीटर के स्पीड पे पहला मिनट रहता है। दूसरा मिनट जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे वो अपने स्पीड को 65 कर लेता है, 65 का कर लेगा, 5 मिनट का बढ़ा लेगा। अब ये नहीं कि सर वो घड़ी लेके बैठा था क्या, इस तरह के बात नहीं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे लॉजिकल तरीके से नहीं समझना चीज़ों को, जैसे लिखा गया है वैसे ही चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तो इसमें हो ही नहीं सकता कभी भी इस तरह से। 5 मीटर पर मिनट आफ्टर सक्सेडिंग टाइम। 5 मिनट जैसे 1 मिनट जैसे ही बीतेगा वो अपना स्पीड को 5 मिनट और बढ़ा लेगा पिछले वाले स्पीड से, ना कि 60 वाले से। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थिफ। अब ये पूछ रहा है कि पुलिसमैन जो है कितने समय के बाद चोर को पकड़ लेगा। तो बात बहुत साधारण तरीके से हम लोग यहाँ पे इस बात को ऐसे समझते हैं कि मेरे पास में सपोज़ कीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ से कि पहला जो स्पीड था चोर का यहाँ पे थिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे पुलिस को बात को समझते हैं। हालांकि लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन गलती कहाँ पे कैसे बच्चा बनाता है, और हम लोग जिस तरह का कॉपी चेक करते हैं बार बार उसमें वो गलती को किस तरह से वेरीफाई सही हो जाता है, आंसर उसको सही आता है मगर नंबर उस बेचारे को नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पे 50 आ गया। अगला जो मिनट आएगा वो क्या आएगा, 0 से लेकर अगर हम चेक करेंगे तो भी वापस से वो 50 की ही स्पीड में वो भाग रहा होगा। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेरे पास में जो वो दिख रहा है ये 0 से लेकर के 1 मिनट का टाइमिंग है। यहाँ से 1 से लेकर 2 मिनट तक 50 है, और ये उसके बाद भी 50 ही रहेगा, इसके बाद भी 50 रहेगा, और इसके बाद भी 50 रहेगा, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर हम पुलिस के बारे में बात करें तो पहला मिनट में 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, और इसके बाद वापस से ये कंटिन्यू ऐसे चलते रहेगा। ये है बनाने के ऐसे समझेंगे इस चीज़ को। इस बात का हम लोग खासा ख्याल रखेंगे, जो पुलिस होगा वो इससे 2 मिनट के बाद भागना शुरू करता है। तो समझते हैं इसको ऐसा है कि मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे एक चोर चोरी किया कुछ चीज़ को, और इसको थिफ्ट बोलते हैं। ये चोर चोरी करके भाग करके यहाँ तक आया। पुलिस क्या करता है, पुलिस भी यहीं से भागना स्टार्ट करेगा। जिस जगह पे चोरी होगा पुलिस वहाँ पे पहुँचेगा, उसके बाद ही तो उसके पीछे दौड़ेगा ना। वहाँ से पुलिस भी भागना स्टार्ट किया और सर्टेन टाइम के बाद एक दूसरे को कैच कर लिया। तो कैच करने का मतलब ये हुआ कि दोनों में लगने वाला जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेगा, तभी तो चोर को पुलिस पकड़ पाएगा, वरना पकड़ ही नहीं पाएगा। यानी कि हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है किसी भी तरीके से चोर का और पुलिस का। पहला बात तो ये दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा बात ये कि मेरे पास जो यहाँ पे चोर है उसको 2 मिनट का एडिशनल बेनिफिट मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस था वो 2 मिनट के बाद उसको पकड़ना शुरू करता है। तो इसको एक और तरीके से समझते हैं कि मेरे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर हम लोग पहले के बारे में बात करें जो साइंस वगैरह में फिजिक्स में पढ़े होंगे कि स्पीड इज इक्वल टू, मैथ में भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन माई टाइम होता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस निकालेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू माई टाइम। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मेरे पास में डिस्टेंस ही फाइंड करना है ना, पुलिस का और चोर का दोनों का।
तो अगर हम थीफ के बारे में बात करें तो थीफ का डिस्टेंस कितने का आएगा, जो लगने वाला स्पीड है वो कितने का है इसका 50 का, क्योंकि हर एक जगह पे कांस्टेंट स्पीड में ही आगे की तरफ बढ़ रहा है। और 9th क्लास में अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड को अगर याद कर पाएंगे तो हम लोग उसमें इसी तरह से बनाते थे। अच्छा, इसमें लगने वाला टाइम कितना होगा, टाइम तो हालांकि टी ही मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि टी टाइम लग रहा है, मगर इसके पास बेनिफिट ये है कि 2 मिनट ये पहले है, मतलब पुलिस इसके 2 मिनट के बाद पकड़ना शुरू करेगा इसको, तो इसके टाइम में 2 मिनट का एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। जो भी टाइम लगने वाला होता, अगर उसको स्पीड को सीधे टाइम से मल्टीप्लाई करते थे तो सिंपल ही था, मगर इसके टाइम में बेनिफिट ये है चोर के टाइम में कि 2 मिनट का इसको एडिशनल बेनिफिट मिला हुआ, 2 मिनट कम का नहीं है, ज़्यादा का है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन दिया गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 50t + 100 का, ये आ गया पहला इक्वेशन। अगर अब हम इसके बारे में बात करें तो ये अगर इसके पैटर्न को देखेंगे तो मेरे पास में ये a दिख रहा है और d = क्या दिख रहा है 5 का, d जो दिख रहा है वो 5 का दिख रहा है। अब वैसे भी समझ लीजिएगा 65 में से 60 को अगर हम माइनस करेंगे तो 5 का डिफरेंस आएगा। अब इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको लगने वाला टाइम, क्योंकि पहले मिनट में 60 गया, दूसरे मिनट में 65, अगर हम ऐड करेंगे फिर तीसरे मिनट को ऐड करेंगे, फिर चौथे मिनट को ऐड करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इस तरह के मैथ में हमको सम के बारे में बात करना। तो फॉर्मूला लिख लेते पहले, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अब ये है मेरे पास में फॉर्मूला, और इसमें लगने वाला टाइम कितना लग रहा है, बार बार टी टाइम में जा रहा है, तो हम लोग st निकाल लेते हैं। st, ये t नीचे की तरफ आएगा, st = t/2 ब्रैकेट में 2 a की जगह पे 60 लिखा हुआ है प्लस n - 1 और d की जगह पे 5 लिखा हुआ है आपका, ऐसे लिख लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, t/2 120 प्लस 5n - 5। इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा t/2 ब्रैकेट में 115 प्लस यहाँ भी n को t से रिप्लेस करना होगा, n को t से रिप्लेस करना होगा, और यहाँ पे आएगा 5t। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, t से तो नहीं करते, 1/2 बाहर रहने देते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं 5t² प्लस 115t। मेरे ख्याल से ये 2 इक्वेशंस के बारे में बात अब तक में क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये 2 इक्वेशन बन कैसे रहा है और फॉर्म कैसे हो रहा है। अब इसको यहाँ पे हटा देते हैं जरा सा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे डिस्टेंस ही निकालें, ये भी डिस्टेंस ही लगा है, ये भी डिस्टेंस ही लगा, और दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल लिखा हुआ है। तो सिंपली अगर हम इसको लिखना चाहें, या फिर हम इसी जगह पे इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा 1/2, ताकि थोड़ा सा और स्पेस को अपने तरफ से बचाया जा सके, प्लस 115t = ये, हाँ = ये। तो मेरे ख्याल से इसको आप कॉपी कर लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपके पास में ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इक्वल आ गया, इक्वल था भी क्योंकि दोनों ही जगह पे हम लोग डिस्टेंस के बारे में ही बात कर रहे थे, तो मेरे पास में डिस्टेंस इक्वल आ गया। अब इस 2 को अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या बचेगा, 5t² प्लस 115t = 100t + 200। सारे नंबर को इस तरफ लेके आते हैं, 5t² प्लस 115t - 100t + 200, सॉरी -200 होगा, -200 होगा। अब इन दोनों को ही सॉल्व कर सकते हैं तो होगा 5t² प्लस 15t प्लस -200 = 0। इस पूरे के पूरे इक्वेशन में ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास में 5 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो 5 कॉमन लेकर के सीधा काट ही देते हैं, तो आएगा t² प्लस 3t - 40 = 0। 40 पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 8 5 होगा 40, और प्लस माइनस करने पे ये 3 आ जाएगा। तो लिखते हैं t² प्लस 8t - 5t + 40 = 0। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो t कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, t + 8, और यहाँ पे अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, t + 8। पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे हर जगह जहाँ पे माइनस आना चाहिए बार बार प्लस ही जा रहा है। तो खैर यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसको अगर यहाँ पे फिर से सॉल्व करना चाहें तो 8t + 8 को वापस से कॉमन ले लेंगे, मेरे पास क्या बचेगा, t - 5 = 0। आइदर
टी प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि टी इज इक्वल टू -8। देखिए कभी भी हम लोग जब भी ये बेसिकली टी जो टाइम निकलेगा वो कभी माइनस में हो सकता है, तो माइनस में निकलेगा ही नहीं, तो टाइम माइनस में लगने वाला जो -8 होगा वो पॉसिबल ही नहीं है। आइदर लिख चुके, और कंडीशन में के लिए क्या लिखेंगे, t - 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि टाइम जो टोटल लगेगा वो 5 मिनट का वो टाइम लगने वाला होगा, जिसमें जा करके पुलिस चोर को अच्छे से पकड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो आपके पास में बोर्ड में लिखा गया है वो कुछ बात या अधिकतर बात ये समझ के अगर हम बोलें कि अधिकतर चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी आर S1 S2 एंड S3। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स किसी भी ए पी का S1 S2 और S3 लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म ऑफ इच इज़ 5 एंड देयर कॉमन डिफरेंसेस इज 2, 4 एंड 6। पहला जो ए पी होगा उसका जो फर्स्ट टर्म स्टार्ट होगा वो भी 5 से स्टार्ट होगा, जो दूसरा ए पी स्टार्ट कर रहे हैं वो भी 5 से स्टार्ट होगा, और तीसरा ए पी जो होगा वो भी 5 से ही स्टार्ट हो रहा है। मगर तीनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा सम करने के बाद, उसका कॉमन डिफरेंसेस पहले वाले का 2 होगा, S1 वाले का जिसका सम कर रहे थे उसका कॉमन डिफरेंसेस 2 का आ रहा है, S2 वाले का 4 आ रहा है, और S3 वाले का 6 आ रहा है। अब आपको ये प्रूफ करने के लिए बोला कि S1 + S3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2। तो ये कैसे करते हैं ये भी बना कर देख लेते हैं। तो अगले, ठीक है, ये इसके बाद कॉपी वॉपी कर लीजिएगा आप लोग। तो अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं उसमें मेरे पास में हर एक चीज़ गिवन है, सिवाय जो नंबर आएगा उसको नंबर के फॉर्म में नहीं लिखते जनरली। अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा वगैरह बनाए होंगे तो उसमें क्या था कि नंबर के फॉर्म में बहुत कम कुछ आ रहा था। यहाँ भी नंबर के फॉर्म में बहुत नहीं के बराबर चीज़ आएगा, तो इसी को हम लोग पहले समझते हैं। जो S1 लिखा हुआ है पहले तो हम लोग S1 लिखते हैं। S1 इज इक्वल टू फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं n/2, यहाँ पे 1 ही रहने देते हैं क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये 1 फर्स्ट टर्म का सम है। इसका ये मतलब है कि n तक का जो सम किया उसका नाम दिया गया है S1 का। इसका फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × में d। एक बार फॉर्मूला लिख चुके, मेरा काम कंप्लीट हो गया। पहले वाले में ये याद रखना है हम लोगों को कि n तो अपने जगह पे n/2 का ही होगा। जो पहला जो टर्म स्टार्ट होगा वो 5 से स्टार्ट होगा, और इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस होगा वो पहले वाले में 2 होगा। S2 जब निकालेंगे तो 4 होगा, और S3 जब निकालेंगे तो 6 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर से, और 2 इस नंबर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। जो बहुत कम बच्चा करता है वो काम पहले करते हैं, 5 + n - 1। ठीक है, कॉमन लेने का काम हम लोग नहीं करते, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, मगर हम लोग कॉमन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि समझ में आ सके और फास्ट हो मैथ। n यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में, +4। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n² + 4n। ये आपके पास में आ गया फर्स्ट, यानी कि S1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो। ठीक उसी तरह से जब आपसे S2 निकालने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पे S2 निकाल लेते हैं शॉर्ट का फॉर्म में। S2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, n/2 ब्रैकेट में 2 × 5 कॉमन डिफरेंसेस सेम है, प्लस n - 1 × 4। इसका डिफरेंसेस क्या आ रहा था, वो डिफरेंसेस आ रहा था 4 का। वापस से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा आपके पास में, n/2 × 2 ब्रैकेट में 5 प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से 2 तो बाहर आएगा, और इसके पास क्या बचेगा 2, क्योंकि ये 2 बाहर आ चुका है। इस 4 में से 2 2 जो होगा उसमें से एक बार जो 2 था उसको वो बाहर की तरफ आ चुका है। तो 2 को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2n - 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचेगा, हाँ n 2n + 3। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2n² + 3n। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 की तरफ बात करें, S3 अगर निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे हम लोग, n/2 ब्रैकेट में 2 × 5 प्लस n - 1, और d की जगह पे क्या आएगा, इस पर 6 का आएगा, क्योंकि तीसरा जो S3 का जो सम कर रहे थे उसमें डिफरेंसेस ही 6 का आ रहा है। ये क्वेश्चन का डिमांड है। तो n/2 ब्रैकेट में 10 प्लस, इसमें से इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से जो कॉमन लेने वाला टर्म था उसको हटा देते हैं, ताकि किसी बच्चे को अगर डिफ़िकल्टीज हो रहा हो तो वो डिफ़िकल्टीज दूर हो सके। 6n - 6, यानी कि n/2 ब्रैकेट में 6n + 4, और पूरे में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, n/2 × 2 3n + 2। ये और ये काट देते हैं, मेरे पास क्या बचेगा, n को और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसी लाइन में,
3n² प्लस 2n। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि S1, S2 और S3 निकालने का जो तरीका था उसके थ्रू हम लोग किस तरह से डील करेंगे। शायद अब दिख ना रहा हो तो अब दिख जाएगा। ठीक है, 3n² प्लस 2n तक का काम हो गया। अब मेरे पास में चूँकि स्पेस का कमी है और हमको एक ही बोर्ड पे बनाना है, जो बहुत स्वाभाविक सा बात है, तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो हमारे पास में लेफ्ट साइड में दिया हुआ था उस पर हम लोग बात करते हैं। लेफ्ट साइड में मेरे पास दिया हुआ है S1 प्लस S3। LHS लिख देते हैं यहाँ पे, S1 प्लस S3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2। ये बोल रहा करना है। S1 की जगह पे ये दिख रहा है, यानी कि n² प्लस 4n प्लस S3 की जगह पर दिख रहा है 3n² प्लस 2n। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, 4n² प्लस 6n। इन दोनों में से 2n अगर कॉमन ले ले या फिर 2 ही केवल कॉमन लेते हैं तो मेरे पास में क्या बचेगा। 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। n कॉमन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मेरे पास में यहाँ देखिए 2n² प्लस 3n को हम लोग क्या S2 बोल सकते हैं। ये S2 का ही वैल्यू निकला हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम 2 रहने दिए और इसकी जगह पे S2 लिख दें तो मेरे पास हो गया ये इज इक्वल टू RHS, और आपके पास में मैथ प्रूफ हो गया। कहने का ये मतलब ये है कि आप शुरू में जितना अच्छा मेहनत करेंगे, लास्ट में चीज़ों को समराइज़ करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो लिखा हुआ है इसमें, रमेश वांटेड टू सेव एटलीस्ट 6,500 रुपीज़ फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। सोचिए एक पिता का दर्द कितना होता है कि अगर उसको अपने बच्चे को स्कूल भी भेजना है तो वो सेविंग 1 साल पहले से स्टार्ट कर देता है। हालांकि ये मजाक का बात है, मगर फिर भी ऐसा होता ही है। और अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो सोचिए वो भी पैसा डूब जाता है एक समय के बाद। तो खैर इसमें बोल रहा है कि रमेश वांटेड टू सेव एटलीस्ट 6,500 रुपीज़ फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल भेजने के लिए उसको कितने रुपये बचाना है, कम से कम 6,500 रुपया, और स्कूल का भेजना है अगले साल। तो जब हमको मेरे पास इतना लंबे समय का प्लानिंग होगा, अगले साल का मतलब पूरे 12 मंथ है, तो प्लानिंग के हिसाब से वो क्या करता है बेचारा कि पहला महीना वो सेव करता है 450 रुपये का। फिर लिखा हुआ है सी सेव्ड रमेश वांटेड टू, रमेश में लिखा हुआ है सी सेव्ड 450 इन फर्स्ट ईयर। तो रमेश में रेशम लिखा हुआ है, रमेश नहीं। तो एक पिता का नहीं, यहाँ पे आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि एक माँ के बारे में समझ लीजिए कि माँ के साथ के पे क्या बीतता होगा अगर वो सिंगल मदर है, मान लीजिए हस्बैंड नहीं है, किसी भी कारण से कुछ और बात होगा वो, तो उनको लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसमें वो फिर वो आगे बोल रही है, लिखा हुआ है सी सेव्ड 450 इन फर्स्ट मंथ, पहला महीने में जो है वो 450 रुपये सेव करती है, एंड राइजेज हर सेविंग बाई 20 रुपीज़ एवरी मंथ, एवरी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और 20 रुपये वो क्या करती है अगले महीने और बचा लेती है। यानी कि पहले महीने अगर वो 450 रुपीज़ सेव करती है तो नेक्स्ट मंथ में वो 470, फिर क्या करेगी 490, फिर 510, इस तरह से वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है। हाउ मच विल सी एबल टू सेव इन नेक्स्ट 12 मंथ, विल सी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल इन द नेक्स्ट ईयर। क्या वो ऐसा करने पे वो 6,500 रुपये बचा लेगी? तो मेरे ख्याल से ये मैथमेटिकल टर्म में चाहे जैसा भी लिखा हुआ हो, मगर अगर इसके लैंग्वेज पे ध्यान देंगे तो बहुत सिंपल सा है कि पहला आपको निकालना है वो ए लिखा हुआ है 450 का। अगर आप डी के बारे में ध्यान से देखेंगे तो डी लिखा हुआ है 20 का, नेक्स्ट मंथ में वो इतने ही बढ़ाएगी। सम के बारे में बात कर रहा है तो एस एन इज इक्वल टू हम लोगों को पता है कि n/2 होगा। हालांकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 मंथ मेरे पास में लिखा हुआ है, इस बात को भूलना नहीं है, भावनाओं में नहीं भरना। यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे, जो फॉर्मूले को लिखने पे हाफ मार्क्स मिलता है। फॉर्मूला कंपलसरी लिखना, n की जगह पे 12 लिखेंगे, a की जगह पे 450 लिखेंगे और d की जगह पे 20 लिखेंगे, तो क्या ये मैथ आसानी से बन नहीं जाएगा? क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। बोल रहा है इन ए स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स डिसाइड टू प्लांट ए ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये अच्छा बात है बच्चों के लिए कि कम से कम बच्चे इस उम्र में अगर ये समझ पा रहा है, हालांकि 1000 बच्चे में से एक बच्चे ऐसे समझ पाता है, मगर फिर भी अगर वो ऐसे समझ पा रहा है तो बहुत काबिल तारीफ़ है। स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए वो अपने आसपास में स्कूल के सराउंडिंग्स में या स्कूल में भी चाहता है प्लांटेशन किया जाए।
इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस विल प्लांट। ये डिसाइड किया गया, मान लीजिए 1 से लेकर के 12 तक क्लास है, हालांकि इतना ही होगा मेरे ख्याल से, तो जितना भी बच्चा है 1 से लेकर 12 तक के क्लास में, उसमें जितना भी सेक्शन है वो उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स को लगाएगा। इसको आगे पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। विल बी डबल ऑफ section of each class will plant will be double of the classes in each in which they are studying if they are 1 to 12 in class in the school and each has 2 section। ठीक है, पहले अब समझ में आ रहा है कि मेरे पास में 1 2 से लेकर के उसके पास टोटल नंबर ऑफ जो क्लासेस थे वो 12 तक गया हुआ है। ये बोला गया है कि इसके पास में 2 सेक्शन होगा, तो सेक्शन के बारे में बात करें तो ए और बी मेरे पास 2 सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, ए और बी मेरे पास में 2 सेक्शन दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है साथ साथ में कि 1 से लेकर 12 तक ये नंबर ऑफ़ क्लासेस लिखा हुआ है। अच्छा, इसको अगर और भी ज़्यादा अगर अच्छे से वापस से पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक सेक्शन के बारे में बात कर रहा है वो, ईच क्लास विल प्लांट विल बी डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। जिस क्लासेस में वो पढ़ रहा होगा उससे वो ईच सेक्शन और इस क्लासेस का डबल लगाएगा। मान लीजिए 1 में पढ़ रहा है तो ये 2 ये लगाएगा और 2 ये लगाएगा। अगर वो सेकंड में पढ़ रहा है तो 4 ये लगाएगा और 4 ये लगाएगा। अगर वो 3 में पढ़ रहा है तो 6 ये लगाएगा और 6 ये लगाएगा। डबल के बारे में बात कर रहा है, तो ये 24 लगाएगा तो ये भी 24 लगाएगा। ठीक, अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि आखिर फर्स्ट क्लास में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना लगा। ये 4 लगाया, ये 8 लगा, ये 12 लगेगा, इसी तरह से यहाँ पे 48 आ जाएगा। तो इतना मेरे पास में टोटल प्लांटेशन होगा। अगर हम 3 के बारे में भी बात करें या 4 भी लिख लेते, सपोज कीजिए 4 की जगह पे ये 8 कर दिए, ये 8 कर दिए और यहाँ पे 16 कर दिए, तो सबके बीच का गैप के बारे में बात करेंगे तो 4 कहीं दिख रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं AP फॉर्म होता हुआ जरूर दिख रहा है। AP के फॉर्म होने पर मेरे पास में A इज इक्वल टू क्या दिख गया आपके पास में 4 का, जो D दिखा वो कितने का देखा, वो भी दिखा 4 का, जो N दिखा वो कितने का दिखा 12 का। तो टोटल नंबर ऑफ ये नहीं निकालेंगे, SN इज इक्वल टू A प्लस N, सॉरी SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन चाहे लिखने में जितना भी अच्छा मैसेज क्यों ना हो, मगर बनाने के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं अब। हाँ 62 पे, 61 का वैसे भी क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये प्रीवियस ईयर में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन से। अब हम लोग बात करते हैं 62 वाले पे। बोल रहा है रामकली वुड नीड 1800 फॉर एडमिशन फ़ी एंड बुक्स एट्सेट्रा। रामकली को जो है 1800 रुपये चाहिए पढ़ने के लिए, बताइए, और बुक्स वगैरह के लिए, ये अच्छा बात है। फॉर हर डाउटर टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, ये भी कुछ इसी तरह का है। रामकली को जो है सो अपने बेटी को पढ़ाने के लिए 1800 रुपये चाहिए। बुक्स का खर्चा होता है 1000 तरह के खर्चे में से फ़ी और बुक्स का एक इम्पॉर्टेंट खर्चा होता है। गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। सी सेव्ड 50 इन हर फर्स्ट मंथ, उसको पहला महीना कितने रुपये बचाना है, 50 रुपये बचाना है। फॉर सी सेव्ड 50 इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर एंड इंक्रीज मंथली बाई 20। पहले महीने वो भी क्या करती है 50 रुपये बचा रही है, अगले महीने वो क्या कर रही है 70, फिर 90, फिर 110। मेरे ख्याल से इस तरह से वो 20-20 रुपये हर महीने बचा रही है। आफ्टर ए ईयर हाउ मच सेव्ड विल सी बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल। तो ठीक है, इसमें मैसेज देखिए वही कहानी है कि मैसेज आपके पास बहुत अच्छा है, मगर इसको मैथ की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल सा है। पहले महीने वो बचा रही है 50 रुपये, फिर 70, फिर ये, और टोटल मंथ एक महीने एक साल में कितना आएगा 12 का आएगा। तो आपके पास में यहाँ पे क्या A का वैल्यू लिखा हुआ 50 का, क्या D जो होगा वो 20 का दिया हुआ है, और N के बारे में बात करें तो यहाँ पे N कितने का है तो 12 का है। क्या अगर हम लोग इस जगह पे SN का फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें, SN इज इक्वल टू ब्रैकेट में N/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस N-1 इंटू D। अगर हम इस फॉर्मूले पे लिखेंगे तो क्या ये आसानी से नहीं बन जाएगा, जिसमें हर चीज़ मेरे पास पहले से दिया हुआ है, और अगर ये बन जाएगा तो आपका काम हो गया आसान। इसमें बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर वो 1800 रुपये या 1800 से ज़्यादा रुपये सेव कर पाएगी तो ही वो बच्चे को स्कूल की तरफ भेज पाएगी या एजुकेशन वगैरह में उसको हेल्प हो पाएगा, वरना वो हो ही नहीं पाएगा। आप एडमिशन फीस देंगे ही नहीं तो कोई भी प्राइवेट स्कूल मेरे ख्याल से तो नहीं रखने वाला, किसी भी कीमत पर नहीं रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है ए मैन सेव्ड 16,500 इन 10 ईयर्स। एक आदमी है जो 16,500 रुपये 10 सालों में बचाता है। ठीक है,
छोटे छोटे ज़रूरतों को देखिए कितने आसानी से पूरा किया जाता है अगर आप छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देंगे तो। बेचारा क्या करता है कि 16,500 रुपये 10 साल में बचा लेता है। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड 100 रुपीज़ मोर देन he did in the preceding year. How much did he saved in the first year? अच्छा ठीक है, बोल रहा है कि एक आदमी है जो 16,500 रुपया बचाता है 10 सालों में। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड 100 रुपीज़ मोर देन द। अच्छा, पहले वाले का हम लोगों को पता नहीं कि पहले वाले में वो कितना सेव कर रहा है, तो हम लोगों को S10 निकालना है, ये ज़रूर पता है 10 सालों में। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे n को हम लोग 10 से रिप्लेस कर चुके हैं, तो यहाँ भी n क्या होगा 10 से रिप्लेस हो जाएगा। ये बच्चा आपके पास में। हम लोगों को ये जरूर पता है कि a क्या होगा, पता ही नहीं है कि कितने से वो स्टार्ट कर रहा था। मगर डिफरेंसेस के बारे में बात करें अगर, तो डिफरेंसेस हमेशा 100 का लिखा हुआ है, यानी कि 100 रुपये वो हर साल क्या करता है, बढ़ाते हुए बचाता है। तो देखते हैं मेरे पास में ये लिखा हुआ है 16500 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2। a तो पता ही नहीं है, तो a लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा 9 और d लिखा हुआ है मेरे पास में 100 का, तो इसको सीधे सीधे से लिख देते हैं 900। d 100 का है और ये 9 आ चुका है, तो 9 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। यहाँ पे ये 0 और ये 0 आसानी से कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसलिए वो उसे काट भी दिया। अगर कोई बच्चा चाहता है यहाँ से 2 कॉमन लेना तो ले सकता है, और ले करके 2 को इससे कैंसिल आउट कर सकता है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। 1650 इज इक्वल टू 1/2। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास a प्लस 450 बचेगा। 2 कॉमन लेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट होगा। अब मेरे पास में a का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, तो 1650 माइनस 450 कर देंगे, तो पहले महीने में कितना बचा है बेचारा 1200 रुपये। और उसके बाद जो वो क्या किया था, हर महीना जो है सो कंटिन्यू अपने चीज़ों को इंक्रीज़ ही करते जा रहा है। 100 रुपये अगले साल बचाएगा, फिर 100 रुपये बढ़ा के अगले साल बचाएगा, और इसी तरह से वो क्या करता है 16,500 रुपये तक पहुँच जाता है। मेरे ख्याल से ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सब कुछ गिवन ही था, इसमें कुछ वैसा कोई खास बात तो था ही नहीं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो भी आसान सा क्वेश्चन नहीं होगा। 64 वाले पे आते हैं। लिख रहा है ए मैन सेव्ड 32 रुपीज़। हाँ, ए मैन सेव्ड 32 रुपीज़ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 36 इन सेकेंड ईयर, and in this way increases her saving by 4 every year. Find the time he saved 200। मेरे ख्याल से ये भी कोई खास क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें भी। पहला महीना वो बच्चा क्या कर रहा है, आपका बचा रहा है 32 रुपये का, यानी कि a का वैल्यू क्या लिखा हुआ 32 का, सिंपल। d होगा यहाँ पे कितने का 4 का, यानी कि d हो गया 4 का। A man saved 32 during the first year, 36 in second year, and in this way he increased saving by 4 रुपीज़, बढ़ाते जा रहा है। फाइंड द टाइम, टाइम पूछ रहा है, यानी कि वो n के बारे में बात कर रहा है, और उसके पास टोटल जो अमाउंट होगा SN इज इक्वल टू वो लिखा हुआ है 200 का, ये 400 का, एक सेकेंड, वो लिखा हुआ है 200 का, वो 200 रुपये बचा पा रहा है इस तरह से। तो 32 से स्टार्ट करेंगे तो मेरे पास में a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, n ही तो फाइंड करना बचा रह गया है ना, तो n हम लोग इसके फॉर्मूले से ही फाइंड कर लेंगे। ये और भी ज़्यादा मेरे ख्याल से आसानी क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 65 में, a man arrange to pay off debt of a man arrange to pay off a debt of 3,600 rupees in 40 annual installment। क्या करता है बच्चा एक कि 3,600 रुपये को वो 40 इंस्टॉलमेंट में पेड करता है, मतलब 40 इंस्टॉलमेंट देगा तो इतना पेड कर देगा वो। आगे वो बोल रहा है इंस्टॉलमेंट विच फॉर्म एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अच्छा, ये ऐसे कर रहा है 40 इंस्टॉलमेंट में कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर पा रहा है। व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेड, जब इसका 30 इंस्टॉलमेंट जब वो पेड कर देता है इतने में से, ही डाइज, उसके बाद क्या होता है, बेचारा डेथ कर जाता है, मर जाता है, लिविंग 1/3 ऑफ द डेप्ट अनपेड। और क्या करता है 1/3 डेप्ट जो है 30 पेड करने के बाद वो तो डेथ कर गया, इतने में वो कितना कर चुका था 1/3 लिख रहा है। व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेड, जब 30 इंस्टॉलमेंट उसका कंप्लीट हो जाता है, 1/3 ही डाइज, 1/3 ऑफ द डेप्ट अनपेड, 1/3 जो होगा टोटल का उसके पास में अनपेड रहता है। इसका ये भी मतलब निकला बड़ा साधारण से कि 1 में से अगर 1/3 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास में क्या बचा,
वैसे तो देखिए यहाँ लिखते हैं -1 करते हैं 2/3 आएगा एलसीएम वाला तरीका से, मगर इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। जब भी आपके पास में इस तरह का 2 मैथ दिया हुआ हो ना, इसमें से इस नंबर को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 2 और नीचे 3 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो 3 + 1 4 करेंगे और नीचे 3 लिख देंगे, 4/3 कर देंगे। ये भी आपके लिए ठीक था, वो सिंपल सा फ्रैक्शंस में ऐड करना था। तो खैर हम लोगों के पास इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 30 इंस्टॉलमेंट पेड कर चुका होता है तो वो टोटल अमाउंट का 2/3 वो पेड कर चुका है। 40 में तो उसको कंप्लीट ही कर देना था पूरा का पूरा, तो 30 इंस्टॉलमेंट में का मतलब हो गया कि 2/3 वो पेड कर चुका है। फिर आगे ये बोल रहा है अनपेड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब आपको ये बताना है कि पहले फर्स्ट टाइम में वो कितना देगा। तो ये भी मेरे ख्याल से सिंपल ही, अगर आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके ऐसे समझिए कि इसमें काम करते नहीं, 40 लिखा हुआ है ना, तो 30 इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया 2/3। तो 2/3 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रुपये के अमाउंट के बारे में अगर बात करें तो 3600 भी हो ही जाएगा, ये भी काम कर ही लेते हैं। मेरे पास में 40 इंस्टॉलमेंट में तो इतना वो कम्प्लीट 3600 रुपये तो दे ही देता, मगर 2/3 इसका वो पेड कर पा रहा है, तो 2/3 इसका भी तो वो पेड कर पाएगा ना। टाइम जब उसको 1/3 में बचा रह गया है, इतना पैसा वो क्या कर रहा है, पेड कर चुका है, तो अब ऐसे बात इसमें से वो कटेगा। अगर हम इस पर ध्यान दें तो कितना होगा, 12 के 36, यानी कि 2400 रुपये वो पेड कर चुका है। अगर हम इस बात को और भी ज़्यादा अगर डेप्थ में जाकर समझेंगे तो ये समझ में आएगा, 40 इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया इतना, 30 इंस्टॉलमेंट में 1/3 वो पेड कर दिया, 2/3 वो पेड कर दिया, 2/3, और इतना उसका अनपेड रह गया 1/3। तो जितना पेड रह गया है, जितना वो पेड कर चुका है, वो कितना का किया है, इतना ही का किया है पोर्शंस। तो इसका भी हम लोग क्या किया, 2/3 निकाल लिए 3600 रुपये का, तो यानी कि 2400 रुपये वो पेड कर चुका। अब बेचारों को मात्र 1200 रुपये और पेड करेगा तो उसका काम बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं S30 के वैल्यू के बारे में कि S30 का वैल्यू क्या आएगा। इसका काम नहीं, इसको हटा देते हैं, पहले तो S30 लिखते हैं। S30 क्यों, क्योंकि 30 इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करते हैं कि टोटल सम तक वो कैसे पहुँचेगा। 30/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 * में d, n को भी क्या करते हैं 30 से रिप्लेस कर लेते हैं। 30 इंस्टॉलमेंट का मतलब निकल गया कितना, 2400 रुपये। 30 इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया ये जो पेड किया था, और इसका मतलब हो गया 2400 रुपये, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2400 रुपये। इसको कर देते 15, सीधी सी बात है। और फिर ये बोल रहा है, एक क्वेश्चन फिर से पढ़ लिया जाए कि मेन सब इतना 40 इंस्टॉलमेंट विच अर्थमेटिकल पर्सन व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट आर पेड। ठीक है, तो मेरे पास में ए और डी के बारे में तो बात चल ही नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से इसका भी काम हो ही चुका है, इसको भी हटा ही देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 2a + 29d। इसको अगर काटेंगे तो मेरे ख्याल से ये कट ही जाएगा, क्योंकि 5 और 1 6 होगा, और यहाँ पे 2 और 15 से काट के ही देख लेते हैं सीधे से, यानी तो 3 के टेबल से काटते हैं। 3 से टेबल से काटेंगे तो 5 टाइम्स में, और 3 के टेबल से 800, और 5 के टेबल से कैंसिल आउट होगा ही होगा। कितने टाइम्स में, 5 1 = 5, 3 6 16 85 160। इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2a + 29d = 160। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास में। अगर हम यहाँ से दूसरे इक्वेशंस के बारे में बात करें तो S40 निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास S40 का वैल्यू 3600 रुपये का दिया होगा बेचारे का। तो आ गया 40/2 ब्रैकेट में 2a + सीधा इसको 39d ही लिख देते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में अभी आ रहा होगा, अगर प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा ठीक उससे एकम d की सतह में आकर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है d की सतह में मल्टीप्लाई होगा तो 39 ही मल्टीप्लाई होगा। इसका वैल्यू मेरे पास में 3600 रुपये का लिखा हुआ था। इसको काट देते हैं तो 20 आएगा, तो 20 ब्रैकेट में 2a + 39d। इस ये 0 से 0 कटा, 2 के टेबल से 3 180 आ गया, यानी कि 2a + 39d = 180।
आप यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास जगह कम है तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं 2a + 29d = 160। माइनस ही करना है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10d = 20 और d का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 10 का, सॉरी 2 का। d का जो वैल्यू आया वो यहाँ पे से क्या निकल के आ गया 2 का। अगर आप d के वैल्यू को छोटे वाले में पुट कर देंगे 2 को, तो यहाँ से आप a निकाल लेंगे, यानी कि 2a + 29 और d की जगह पे 2 = 160। 2a = 160 माइनस 18 58 का, तो 58 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे सीधा लिख ही देते हैं। तो ये आ गया आपके पास में 2 का 0 102 का, और ये कितने का है 2a का, तो मेरे ख्याल से a = 51। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें पूछ क्या रहा था, इसमें बेसिकली पूछ रहा था आपको क्वेश्चन नंबर 65 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो पहला जो वो इंस्टॉलमेंट वो जो पेड करेगा वो पेड करेगा 51 रुपीज़ का, पहला इंस्टॉलमेंट। उसके बाद वो अपने आप को इंक्रीज़ करते जाएगा, पहला दिया 51 का, दूसरा देगा 53 का, फिर 55 का, 57 का, 59 का, ऐसे करते 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 वो आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। उसको चूँकि 40 इंस्टॉलमेंट में देना है, 40 इंस्टॉलमेंट ही लिखा हुआ है ना, 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, तो 40 में से 30 इंस्टॉलमेंट दिया बेचारा, तो 2400 रुपीज़ पेड कर पाया। टोटल उसको पेड कर इतना करना था, तो मेरे ख्याल से ये भी ठीक ही था, अच्छा क्वेश्चन था ये, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 66 वाले में कि देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन ए लाइन विथ अ वेल मतलब कुआं। या हम लोग एक काम करते हैं ना कि इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने पे दिक्कत आता है, और मेरे ख्याल से 67-68 मिनट हो चुका है अभी हम टाइम जो देखें उसके हिसाब से। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 65 तक ही रहने देते हैं। हालांकि इसी कवर में हम जो अगला वीडियो बना देंगे वो 7th पार्ट में की जगह पे आ जाएगा। 5th पार्ट तक मेरे ख्याल से आ चुका है, ये 6th पार्ट अपलोड हो जाएगा और 7th पार्ट में अगला कोई क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप जो है लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप कमेंट्स कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जगह का नाम अगर आप बता सकें तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब करने से या कमेंट्स करने से ना, खासकर कमेंट्स करने से मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों मगर हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लगता है कि ठीक है कुछ वैसे बच्चों तक ये बात पहुँच पा रहा है जिसके लिए शायद ये ज़रूरी हो, और आपके पास में ये शेयर कर सकते हैं जितने से ज़्यादा गांव घर के दोस्तों के साथ में, उतना से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग वापस से 66 से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।